कपड़े फटे थे पर दिल नहीं। बुजुर्ग आदमी को भिखारी समझकर जिस बैंक ने दरवाजे से धक्का देकर निकाला था, उन्हें क्या पता था जिसे वो औकात सिखा रहे थे, अगले ही दिन वही शख्स उनकी नौकरी और सम्मान दोनों छीन लेगा। पर सुबह का समय था, कस्बे की सभी दुकानें खुल चुकी थीं। उसी वक्त शहर के सबसे बड़े बैंक प्रगति बैंक के शीशे के दरवाजे की ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनका नाम था विश्वंभर नाथ। दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजरों में साफ पढ़ा जा सकता था, तुम जैसे यहाँ क्या करने आए हो। विश्वंभर नाथ ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और धीरे से दरवाजा धकेलकर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही कर्मचारियों और ग्राहकों की नजरें उन पर टिक गईं। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चीज गलत जगह रख दी गई हो। वह चुपचाप एक काउंटर की ओर बढ़े जहां पूछताछ लिखा था। वहां अंजलि नाम की एक युवा महिला बैठी थी जो अपने काम से ज्यादा मोबाइल फोन में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। विश्वंभर नाथ ने विनम्रता से कहा, बेटी मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने हैं। अंजलि ने उन्हें घूर कर देखा। बूढ़ा आदमी, साधारण सी धोती कुर्ता, पैरों में घिसी हुई चप्पल। उसने मन ही मन सोचा पेंशन के 2-4 हजार निकालने आया होगा। बेरुखी से बोली, तो निकालो ना, मैं क्या करूं। जाओ उस काउंटर पर जाओ, बेटी चेक से निकालने हैं, विश्वंभर नाथ ने समझाया। अंजलि एक नकली हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा चेक से कितने निकालने हैं। 2-4 हजार, मुझे 1 लाख रुपए नकद चाहिए। यह सुनते ही अंजलि जोर जोर से हंसने लगी। क्या कहा, 1 लाख? अरे चाचा सुबह सुबह मजाक करने आ गए क्या। अपनी शक्ल आईने में देखी है, जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी हैं। चलो निकलो यहाँ से, मेरा और बैंक का वक्त खराब मत करो। विश्वंभर नाथ का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मेरा खाता इसी बैंक में है, बस एक बार चेक तो देख लो। अंजलि अब चिल्लाने लगी, मुझे नहीं देखना कोई चेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बैंक में घुसने की। यह बैंक तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है यहाँ खाता खोलने की। यह हंगामा सुनकर बैंक मैनेजर श्री ओबेरॉय अपने कांच के केबिन से बाहर निकले। वह जाने माने घमंडी और चापलूस इंसान थे। क्या हो रहा है यहाँ। अंजलि ये कौन हंगामा कर रहा है। ओबेरॉय की आवाज कड़क थी। अंजलि ने चटकारे लेते हुए कहा, सर देखिए ना, यह कोई भिखारी है, सुबह सुबह आ गया है और 1 लाख रुपए मांग रहा है। श्री ओबेरॉय गुस्से में विश्वंभर नाथ की तरफ बढ़े। सुनाई नहीं दे रहा, जब जाने के लिए कहा जा रहा है तो जा क्यों नहीं रहे। यह बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। साहब मैं भिखारी नहीं हूँ, यह मेरा अपना पैसा है। विश्वंभर नाथ ने हाथ जोड़कर कहा। ओबेरॉय ने आपा खो दिया। उन्होंने आगे बढ़कर विश्वंभर नाथ के सीने पर जोर से धक्का दे दिया। वह संतुलन खोकर जमीन पर जा गिरे। उनके सिर में चोट आई और पासबुक व चेक हाथ से छूटकर दूर जा गिरे। एक पल के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। फिर मैनेजर ने गार्ड पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो, उठाओ इसे और बाहर फेंकाओ। गार्ड ने विश्वंभर नाथ को घसीटते हुए बैंक के बाहर कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि विजयी मुस्कान के साथ देख रही थी और ओबेरॉय अपनी टाई ठीक करते हुए केबिन में लौट रहे थे। बैंक के बाहर धूल और शोर के बीच विश्वंभर नाथ की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत से पैसा कमाया था, लेकिन आज उनके ही पैसे ने उन्हें भिखारी बना दिया था। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने सोचा, क्या रोहित को यह सब बताना चाहिए। वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर सोचा अगर मैं चुप रह गया तो ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ेगा। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया और रोहित का नंबर डायल किया। उस टाइम रोहित दिल्ली में करोड़ों के एक अंतर्राष्ट्रीय डील की मीटिंग में था। पर्सनल फोन पर पिताजी का नाम देखकर उसने माफी मांगी और हॉल से बाहर निकला। हाँ पिताजी सब ठीक है, आपने आज सुबह फोन नहीं किया, मैं चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ से विश्वंभर नाथ की भारी आवाज आई, हाँ बेटा सब ठीक है। एक बेटे को अपने पिता की आवाज का जरा सा बदलाव भी पता चल जाता है। रोहित तुरंत समझ गया, पिताजी आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ प्लीज बताइए। विश्वंभर नाथ और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने रोते रोते सारी घटना सुनाई। फोन पर पिता की सिसकियां सुनकर रोहित का दिल टूट गया। पिताजी आप बस शांत हो जाइए, प्लीज रोइए मत, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं बेटा तू अपनी मीटिंग कर। नहीं। रोहित की आवाज में दृढ़ता थी, कोई मीटिंग कोई डील मेरे पिता के सम्मान से बड़ी नहीं है। मैं पहली फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, आप बस आराम कीजिए, अब जो करना है मैं करूंगा। रोहित ने मीटिंग छोड़ दी और तुरंत अपने असिस्टेंट को कस्बे की तरफ जाने वाली पहली फ्लाइट बुक करने को कहा। रास्ते भर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वह उन लोगों को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। देर रात जब रोहित घर पहुंचा तो पिता सोफे पर बैठे बैठे सो गए थे। चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। रोहित ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। विश्वंभर नाथ हड़बड़ाकर उठे और बेटे को सामने देखकर भावुक हो गए। रोहित ने उन्हें गले से लगा लिया। बस पिताजी अब और नहीं, कल हम एक साथ उस बैंक में जाएंगे। नहीं बेटा अब हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। जाना होगा पिताजी, ये सिर्फ आपके अपमान की बात नहीं है, यह उस घमंड को तोड़ने की बात है। और हम वैसे ही जाएंगे जैसे आज आप गए थे, बिल्कुल साधारण कपड़ों में। अगली सुबह रोहित ने एक साधारण सी कॉटन की पैंट और सादी शर्ट पहनी, पैरों में चप्पल। उसने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और एक ऑटो रिक्शा रोका। दोनों बाप बेटे बैंक की ओर चल दी। बैंक में आज भी वही चमक दमक थी। जैसे ही वे अंदर घुसे सबकी नजरें उन पर टिक गईं। रोहित ने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह सीधे उसी काउंटर पर गए जहाँ अंजलि बैठी थी। रोहित ने विनम्रता से कहा, मैडम
हमें पैसे निकालने हैं। अंजलि ने नजर उठाकर देखा। अरे तो तुम फिर आ गए, आज बेटे को भी ले आए शिकायत करने। सुनो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, चलो निकलो यहाँ से। रोहित मुस्कुराया। मैडम, हम शिकायत करने नहीं पैसे निकालने आए हैं। ये मेरे पिताजी का चेक है, ये मेरे पिताजी का चेक है, प्लीज प्रोसेस कर दीजिए। अंजलि ने चेक हाथ में लिया और रकम देखकर फिर हंस पड़ी। कल बाप मजाक कर रहा था, आज बेटा शुरू हो गया। 1 लाख? जाओ पहले अपने खाते में 10 रुपए तो जमा करा लो। रोहित शांत था। मैडम, आप बस एक बार कंप्यूटर में अकाउंट नंबर डालकर बैलेंस चेक कर लीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। जाओ मैनेजर साहब से मिल लो। अंजलि ने चेक वापस फेंकते हुए कहा। ठीक है, हम मैनेजर साहब से ही मिल लेते हैं। रोहित को मैनेजर ओबेरॉय के केबिन के बाहर चपरासी ने उन्हें रोक लिया। साहब बिजी हैं, अपॉइंटमेंट है? नहीं है, रोहित ने कहा। तो फिर वेटिंग एरिया में बैठो। रोहित और उनके पिता एक कोने में जाकर बैठ गए। वह देख रहा था कि कैसे अमीर दिखने वाले लोग बिना अपॉइंटमेंट के सीधे अंदर जा रहे थे। 1 घंटा बीत गया। विश्वंभर नाथ बेचैन हो रहे थे। बेटा चलो यहाँ से, मुझे और अपमान नहीं सहना, बस 5 मिनट और पिताजी। इंतजार के बाद रोहित उठा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक पत्थर जैसी दृढ़ता थी। उसने चपरासी को नजरअंदाज करते हुए सीधे केबिन का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। श्री ओबेरॉय फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तमीज नहीं है, बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? रोहित टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। आप श्री ओबेरॉय हैं, इस ब्रांच के मैनेजर? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत की बिना अपॉइंटमेंट के मेरे केबिन में आ गए। अभी सिक्योरिटी बुलाता हूँ। सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। रोहित की आवाज शांत और गहरी थी। ओबेरॉय थोड़ा घबराए। मतलब? रोहित ने वही 1 लाख का चेक निकालकर टेबल पर रख दिया। मैं चाहता हूँ कि आप यह ट्रांजैक्शन पूरी करें। यह मेरे पिता श्री विश्वंभर नाथ जी का चेक है। कल आपने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। ओबेरॉय ने चेक और फिर विश्वंभर नाथ को देखा। अरे यह तो कल वाला बुढ़ा है। सुनो लड़के, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जब इसके खाते में पैसे ही नहीं है तो मैं ट्रांजैक्शन कहां से कर दूं? चेहरा देखकर ही पता चल जाता है किसकी कितनी औकात है। रोहित ने कहा। औकात? चेहरा देखकर? यही बातें तो मुझे यहाँ खींच लाई हैं मिस्टर ओबेरॉय। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हाँ समीर, तुम पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर रहना, अंदर आ जाओ और रीजनल हेड और विजिलेंस डिपार्टमेंट को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लो। उन्हें यह सब लाइव सुनना चाहिए। ओबेरॉय हैरान रह गए, ये क्या बकवास है? तभी केबिन का दरवाजा खुला और सूट बूट में 5-6 लोग अंदर आ गए। उनमें से एक ने रोहित को एक फाइल दी। रोहित ने कुर्सी खींची और ओबेरॉय की आंखों में आंखें डालकर बैठ गया। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी, उसमें एक अधिकार था। मिस्टर ओबेरॉय, मेरा नाम रोहित है और यह जिन्हें आपने कल भिखारी कहकर धक्का दिया था, मेरे पिता श्री विश्वंभर नाथ जी हैं और मैं रोहित इस प्रगति बैंक का बहुमत का शेयर धारक और मालिक हूँ। मतलब जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस बैंक में आप काम करते हैं, वह मेरा है। केबिन में सन्नाटा छा गया। ओबेरॉय के पैरों तले जमीन खिसक गई, माथे पर पसीना आ गया। सर, आप मजाक कर रहे हैं? मजाक तो कल आपने किया था जब आपने मेरे पिता को धक्का दिया था। रोहित की आवाज गूंजी। उसने अपने साथ आए आदमी को इशारा किया। उसने लैपटॉप पर कल का सीसीटीवी फुटेज चला दिया। सब कुछ साफ दिख रहा था। ये फुटेज अब हेड ऑफिस और न्यूज चैनलों तक पहुंच जाएगा और आपकी बर्खास्तगी के आदेश भी तैयार हैं। ओबेरॉय लगभग रोने लगे। वह उठे और विश्वंभर नाथ के पैरों में गिर पड़े। सर माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी नौकरी मत लीजिए, मेरे बच्चे हैं। विश्वंभर नाथ का दिल पसीज गया, लेकिन रोहित की आंखों में कोई रहम नहीं था। जब आप मेरे पिता को धक्का दे रहे थे तब आपको अपने बच्चे याद नहीं आए। फिर रोहित ने अंजलि को अंदर बुलाया। वह कांपती हुई अंदर आई। मैडम, आप तो चेहरे देखकर औकात बता देती हैं। आज मेरे चेहरे पर क्या दिख रहा है? रोहित ने पूछा। अंजलि सिर झुकाए रोती रही। आप दोनों को सिर्फ इसलिए नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि आपने मेरे पिता का अपमान किया। आपको इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं जिस पर बैठे हैं। बैंक का काम लोगों को सेवा और सम्मान देना है। रोहित ने अपने सीईओ की तरफ देखा। इन दोनों के टर्मिनेशन लेटर दे दो और उस गार्ड को भी। फिर वह पूरे बैंक स्टाफ की तरफ मुड़ा। आज जो हुआ वह आप सबके लिए एक सबक है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। ग्राहक चाहे जैसे भी दिखे, वह भगवान है। अगर आज के बाद किसी ग्राहक के साथ बदसलूकी हुई तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, कानूनी कार्यवाही होगी। पूरे बैंक में सन्नाटा था। अंत में रोहित अपने पिता के पास गया। विश्वंभर नाथ ने ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, बेटा, हमने यह बैंक लोगों की मदद के लिए बनाया था, किसी का अपमान करने के लिए नहीं। याद रखना, दौलत आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन इंसानियत और संस्कार जिंदगी भर साथ देते हैं। इतना कहकर रोहित अपने पिता को सहारा देकर बैंक से बाहर निकल गया। आज जब वे निकल रहे थे तो पूरा स्टाफ और सारे ग्राहक सम्मान से सिर झुकाए खड़े थे। बाहर आकर विश्वंभर नाथ ने एक गहरी सांस ली। आज उनके आंसू गर्व था अपने बेटे पर, जिसने न सिर्फ उनका सम्मान वापस दिलाया बल्कि पूरी व्यवस्था को एक जरूरी सबक भी सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के रूप, रंग या पोशाक को देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा लगाना गलत है। असली औकात इंसान के चरित्र, संस्कार और दिल की महानता से होती है, न कि उसके बैंक बैलेंस से। सत्ता और पद का गलत इस्तेमाल करने वालों को एक न एक दिन उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।